चलिए समझने की कोशिश करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला लेक्चर विच इज चैप्टर नंबर 3 of class 12th. So we are going to discuss the chapter 3 which is known as current electricity. So chapter number 3 physics, which is current electricity. तो करंट होता क्या है पहले ये जानते हैं। तो करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या है? चार्ज के फ्लो के रेट को करंट कहते हैं। लिख लीजिए, करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है टाइम पे डिपेंड कर रही है। रेट का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मान लीजिए कोई प्रोसेस हो रही है, वो 2 महीने का समय ले रही है, तो टाइम पे भी डिपेंड करता है तो कितने कम समय में चार्ज फ्लो हो रहा है। इस पे भी डिपेंड करता है, टाइम पे भी तो निर्भर करता है। पता चले 2 एम्पियर करंट 2 साल में करंट फ्लो हो रही है, 2 एम्पियर करंट 2 साल में फ्लो हो रही है, तो टाइम पे भी डिपेंड करता है। जैसे हमने लिखा करंट बराबर टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम। तो करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। अच्छा, ये जो डिनोमिनेटर पे, ये चीज़ डिनोमिनेटर में है। जो चीज़ डिनोमिनेटर में होती है, अगर ये कम होगा तो करंट ज़्यादा होगी। तो कम समय में कितना से ज़्यादा चार्ज फ्लो हुआ, जितना कम समय लगेगा उतनी ही ज़्यादा करंट फ्लो होगी। नहीं समझे आप? लेसर इज़ द टाइम मैक्सिमम विल बी द फ्लो ऑफ करंट। तो जितना कम समय लगेगा उतना ज़्यादा करंट बहेगी। इसलिए रेट शब्द लगाते हैं। रेट मतलब ये बताता है कि टाइम पे भी वो चीज़ डिपेंड कर रही है। टाइम को डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब मिनिमम समय में मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही है। मिनिमम समय लग रहा है और करंट मैक्सिमम फ्लो हो रही है। तो समय बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करता है रोल, इसलिए हम पर यूनिट टाइम लगाते हैं। इसके बाद आता है, अच्छा, ये जो टोटल चार्ज फ्लो अपॉन टोटल टाइम, मतलब मान लीजिए 2 घंटे में 50 कूलम का चार्ज फ्लो हुआ। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ठीक है। और टाइम की एसआई यूनिट क्या है? सेकेंड। एस से दिखाते हैं, कूलम को कैपिटल सी से दिखाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो मान लीजिए 10 सेकंड में 50 कूलम का चार्ज फ्लो हुआ। 10 सेकंड में 50 कूलम का चार्ज फ्लो हुआ, तो टोटल समय बटे टोटल, यहाँ ऊपर टोटल चार्ज। ठीक है। इससे हम क्या निकालेंगे? करंट निकालेंगे। और इससे जो करंट आएगी वो एवरेज करंट आती है। एक चीज़ का भी ध्यान रखिए। क्या ध्यान रखना है आपको? कि टोटल चार्ज जो फ्लो हुआ टोटल टाइम में, इससे जो करंट आएगी वो एवरेज करंट होगी। एवरेज मतलब औसत। जैसे हम बोलते हैं ना, मान लीजिए 1 सेकंड में 2 एम्पियर की हुई, 2 सेकंड में 4 एम्पियर की हुई, 3 सेकंड में 10 एम्पियर की करंट हुई। तो जो एवरेज करंट है, जैसे आप जा रहे हैं अपने घर से कहीं और जा रहे हैं, तो आपकी स्पीड कंटिन्यूअस चेंज होती है, कभी ज़्यादा कभी कम कभी ज़्यादा। तो जो एवरेज आता है, जो पूरी स्पीड का जो औसत आता है, औसत
इससे भी एवरेज करंट आती है। क्या करंट आती है? तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम से जो करंट आती है उसको बोलते हैं एवरेज करंट। इसको लिख लें। उसके बाद जो करंट होती है वो है इंस्टैन्टेनियस करंट। उसके बाद जो करंट है ये एवरेज हो गई। अब हम पढ़ते हैं इंस्टैन्टेनियस करंट। इंस्टैन्टेनियस करंट क्या होता है? ये होता है चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम। ये डेल्टा जो होता है, इसको डेल्टा पढ़ते हैं, DELTA। ये होता है चेंज। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। काहे में चेंज? चार्ज में। अब ये क्या है? चेंज इन टाइम। तो चार्ज में चेंज अपॉन टाइम में चेंज। तो जो इंस्टैन्टेनियस करंट होगी, इंस्टैन्टेनियस करंट होगी, वो चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम होगा। और इसमें एक शब्द होता है लिमिट। इसमें एक शब्द होता है लिमिट। अगर हम टाइम की लिमिट लगभग शून्य कर दें, अगर ये जो टाइम का लिमिट है वो लगभग शून्य कर दें, तो ये जो डेल्टा है ना, ये जो चेंज है, ये डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाता है। डेल्टा, ये जो चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम है, ये dQ/dt में कन्वर्ट हो जाता है। और ये डेल्टा जो डिफरेंस है, देखिए ये डिफरेंस है, ये Q2 माइनस Q1 है। यानी अगर फाइनल चार्ज Q2 है और इनिशियल चार्ज Q1 है, तो ये Q2 माइनस Q1 है। और ये टाइम, फाइनल टाइम अगर T2 है, इनिशियल टाइम T1 है, तो T2 माइनस T1 है। तो डेल्टा Q क्या है? Q2 माइनस Q1, यानी फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। डेल्टा T क्या है? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम है। ठीक है, तो dQ/dt है। ठीक है ना? इस चीज़ को समझिए। तो जब भी टाइम लगभग शून्य हो जाए, जब भी ये डेल्टा की वैल्यू, डिनोमिनेटर की वैल्यू शून्य के आसपास हो जाए, तो ये जो डेल्टा है ये डी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये जो चेंज है ना, ये डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाता है। जब चेंज बहुत स्मॉल हो जाए, ये चेंज, ये देखिए डेल्टा चेंज है, चेंज में अगर स्मॉल हो जाए, चेंज स्मॉल हो जाए, तो डेल्टा कन्वर्ट हो जाएगा डी में। ये भी समझने की बात है कि कैसे हो जाएगा, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है। ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, इसको समझा कैसे जाए। T2 T1, अगर ये चेंज बहुत छोटा हो गया तो डिफरेंस जो है डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिफरेंशिएशन में। चलिए इसके बाद में कभी डिस्कस किया जाएगा ये कैसे कन्वर्ट होता है, ये भी जानना ज़रूरी है। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके बारे में चर्चा करेंगे कभी। अब देखिए, अब मान लीजिए, तो इससे इंस्टैन्टेनियस करंट आएगी। इंस्टैन्टेनियस मतलब किसी भी क्षण पे अगर आपको करंट निकालनी है, जैसे 2 सेकंड पे, 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, किसी भी क्षण पे अगर आपको करंट निकालनी है, तो आप चार्ज को डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, आपको करंट मिल जाएगी। अगर आप चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हो, तो डिफरेंशिएशन से जो करंट आती है वो इंस्टैन्टेनियस आती है। और टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम से जो करंट आएगी वो वो एवरेज करंट आएगी। सॉरी, ये गलती से लिखा है। नहीं, टोटल चार्ज टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम से जो करंट आई थी वो एवरेज करंट आई थी। एवरेज करंट क्या थी?
टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब ये कौन सी करंट आई है? इंस्टेंटेनियस करंट। लेकिन ये इंस्टेंटेनियस करंट नहीं है, इंस्टेंटेनियस करंट ये नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इंस्टेंटेनियस क्या है? ये है जब टाइम की वैल्यू लगभग शून्य हो गई तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी डी क्यू बाई डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन से जो करंट आएगी, चार्ज के डिफरेंशिएशन से जो करंट आएगी वो इंस्टेंटेनियस करंट होगी। यानी अगर मैं चार्ज को डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में तो जो करंट आएगी वो इंस्टेंटेनियस करंट आएगी। चलिए ठीक है, तो देखिए, तो इंस्टेंटेनियस करंट कितनी हो गई? इंस्टेंटेनियस यानी किसी भी क्षण की करंट, ये हो गई डी क्यू बाई डी टी। यानी चार्ज अगर पता है, चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें इंस्टेंटेनियस करंट आ जाएगी। अगर मैं चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा तो इंस्टेंटेनियस करंट आ जाएगी। डी क्यू बाई डी टी क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मैं चार्ज को डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में तो जो करंट आएगी वो इंस्टेंटेनियस करंट आएगी। या दूसरा तरीका ये है कि अगर टाइम को मैं इधर ले जाऊं और चार्ज निकालना हो तो ये हो जाएगा आई डी टी। तो अगर चार्ज निकालना हो तो करंट के साथ डी टी का मल्टीप्लाई करा दूंगा तो चार्ज आ जाएगा। लेकिन ये डी क्यू आएगा, ये चार्ज नहीं आया है, क्यू चार्ज होता है। डी क्यू क्या है? चेंज इन चार्ज। और डी क्या है? वेरी स्मॉल चेंज। डेल्टा क्या है? डेल्टा क्यू क्या है? लार्ज चेंज। और डी क्यू क्या है? वेरी स्मॉल चेंज, बहुत स्मॉल चेंज। तो अब देखिए, तो अगर मुझे करंट पता है और चार्ज निकालना है तो मैं करंट को इंटीग्रेट कर दूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में तो चार्ज आ जाएगा। करंट को अगर मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ टाइम के रिस्पेक्ट में तो चार्ज आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए करंट, देखिए ये क्यू नहीं है, ये वेरी स्मॉल चेंज है चार्ज में। ये चार्ज में बहुत छोटा सा चेंज है। तो चार्ज में बहुत छोटा सा चेंज है। आप जानते हैं कि dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो ऐसे ही dq का इंटीग्रेशन हो जाएगा q। तो dq का इंटीग्रेशन q होगा तब q आएगा। मतलब ये जो चीज़ लिखी है इसको मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा तभी चार्ज आएगा। तो अगर करंट दी है और टाइम से उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें चार्ज मिल जाएगा। तो करंट का इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो हमें चार्ज मिल जाएगा। इंटीग्रेट करना पड़ेगा, चार्ज का इंटीग्रेशन ज़रूरी है, क्योंकि अगर इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू कैसे होगा, और क्यू ही तो चार्ज है। तो हमें इंटीग्रेशन करना ज़रूरी है। तो चलिए आगे चलें। तो जैसे मान लीजिए आपको आपको मान लीजिए दिया है करंट बराबर 3t² + 5। ठीक है, अब बोलता है आप 3 सेकंड में फाइंड द चार्ज फ्लोन इन 3 सेकंड। आपको निकालने को बोला चार्ज 3 सेकंड में कितना फ्लो हुआ। मान लीजिए आपसे पूछ रहा है, तो आई हो जाएगा dq बाई dt, हम पढ़े हैं। अब देखिए इन 3 सेकंड पूछा है, यानी इस इंस्टेंट पे पूछ लिया, 3 सेकंड वाले इंस्टेंट में। तो क्या करेंगे आप? अब देखिए करंट जो है यहाँ पे टाइम पे डिपेंड कर रहा है। करंट जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। तो जब करंट टाइम पे डिपेंड करे, टाइम का फंक्शन हो, तब वहाँ पे इंटीग्रेट करके या डिफरेंशिएट करके निकालते हैं, है ना। तो क्योंकि करंट दिया है, चार्ज पूछा है, तो करंट इसको इधर ले आएंगे
तो डी क्यू हो जाएगा आई इंटू डी टी। आई की वैल्यू कितनी है 3t² + 5 इंटू डी टी, ये हो गया डी क्यू। तो क्योंकि यहाँ पे करंट जो है टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर चार्ज निकालना है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम का फंक्शन है। अगर किसी चीज़ पे डिपेंड कर रहा है तो वो उसका फंक्शन है, ठीक है। डिपेंड ना करता तो फंक्शन ना होता तो इंटीग्रेट। हाँ, अगर टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम से निकालना होता तो ये हमारी जो करंट आती ये एवरेज करंट आ जाती। कौन सी करंट आती, हमें दिया है 50 कूलम, 10 सेकंड में फ्लो हुआ तो 5 एम्पियर करंट आ गई। तो यहाँ पे कोई टाइम पे डिपेंड नहीं था, यहाँ टाइम डिपेंडेंस की बात नहीं हुई थी। और जब टाइम डिपेंडेंस की बात नहीं हुई तो यहाँ पे कोई इंटीग्रेशन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे करंट टाइम पे डिपेंड कर रही है, और जब करंट टाइम पे डिपेंड कर रही है तो यहाँ पे अगर चार्ज वार्ज निकालना है तो यहाँ पे इंटीग्रेट करना ज़रूरी बनता है। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू। जब बीच में प्लस माइनस लगा हो तो इनका अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाता है। तो 3t² का अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में, और 5 का अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में। तो t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, 3 बाहर आ जाएगा t² dt, 5 बाहर आ जाएगा dt। तो q हो जाएगा 3, t² का हो जाएगा t³/3 + 5 dt का हो जाएगा t। अब मुझे 3 सेकंड में करंट पूछ रहा था, तो टाइम की जगह पे 3 सेकंड रख दूंगा, q आ गया, t = 3 सेकंड रख दूंगा, तो 3 इंटू टाइम की जगह पे 3 रख दो, 3³/3 + 5 इंटू 3, 3 कट गया, तो q = 3 सेकंड पे आ गया। 3 का क्यूब, 3 × 9 = 27 + 15, तो 7 5 भाग 2, हासिल 1, 2 1 3 1 4, 42 कूलम। ये लिख लीजिए आप, कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा। जो हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो डीसी नहीं होती, वो अल्टरनेटिंग करंट होती है। मतलब जो उसका मैग्नीट्यूड है वो ऐसे वेरी करता है, वैसे साइन फंक्शन के साथ चेंज होता है। कभी पीक, कभी वैली, पीक वैली, पीक वैली, ऐसे चलता रहता है। तो जो हमारे घरों में सप्लाई आती है वो करंट फ्लैक्चुएटिंग नेचर की होती है, अल्टरनेटिंग करंट होती है, ठीक है। और ये साइन के ग्राफ की तरह वेरी करती है, और साइन का जो ग्राफ होता है वो, साइन की जो इक्वेशन होती है वो ये होती है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पीक करंट। क्या बोलते हैं, पीक करंट। ये ओमेगा, जो टी का कोफिशिएंट है ओमेगा, इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या इसी को बोलते हैं या एंगुलर वेलोसिटी, लिख लीजिए। हाँ, जब हम करंट लिखते थे dq/dt, ये चार्ज कूलाम में होगा, टाइम सेकंड में होगा, तो कूलाम पर सेकंड को करंट कहेंगे, और कूलाम पर सेकंड करंट की यूनिट, इसी को हम एम्पियर कहते हैं, कैपिटल ए से दिखाते हैं। तो कूलाम पर सेकंड को एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पियर स्टैंडर्ड यूनिट है करंट की, लिख लीजिए, यानी एसआई यूनिट है। एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट। करंट की एसआई यूनिट एम्पियर है। अब कोई पूछे करंट कैसी क्वांटिटी है, करंट स्केलर है कि वेक्टर है कि टेंसर है। देखिए, अगर टेंसर का ऑप्शन है, अगर टेंसर दिया है
तो करंट टेंसर क्वांटिटी है, लिख लीजिए नोट करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। अगर ऑप्शन करंट टेंसर का है तो टेंसर लिख के आइएगा। ठीक है, टेंसर क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं, टेंसर क्वांटिटी क्या है उसकी बात अपन करते हैं। लेकिन अगर स्केलर वेक्टर में पूछ ले, टेंसर का ऑप्शन ना दिया हो, इफ टेंसर इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन देन वी विल से स्केलर। अगर स्केलर वेक्टर वाला ऑप्शन हो, टेंसर ना हो, तो हम स्केलर ही बोलेंगे, वेक्टर नहीं बोलेंगे। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। अगर स्केलर वेक्टर का ऑप्शन है तो स्केलर बोलेंगे, टेंसर नहीं बोलेंगे। ठीक है, अच्छा स्केलर कौन सी राशि होती है? स्केलर क्या होता है? स्केलर क्या है? विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जिस क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे मैंने लिखा 5 किलो, तो 5 क्या है? मेरे मास का न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो 5 जो है मेरे मास का मैग्नीट्यूड है। मेरे मास का मैग्नीट्यूड कितना है? 5 है। ठीक है, 5 जो है मेरे मास का मैग्नीट्यूड है। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? ये तो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़े। जैसे मास हमें तोलना है, हमारा मास, तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, उसको डायरेक्शन से तो लेना देना है नहीं। तो हमारा मास जो है स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत पड़े, जिसमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़े, और जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? वो कहता है, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम बता रहे हैं कि मान लीजिए एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, इनके बीच में अगर एंगल थीटा है, तो कहता है कि अगर एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, और उनके बीच, दोनों वेक्टर के बीच में अगर एंगल थीटा है, तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो अंडर रूट पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला वेक्टर इंटू दूसरा वेक्टर इंटू कॉस थीटा के बराबर होगा। दोनों वेक्टर के बीच के एंगल के बराबर होगा। इसको लिख लीजिए। टेंसर फिर क्या है? वेक्टर क्या है? जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, जैसे फोर्स है। फोर्स है, मैंने बोला 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, मैग्नीट्यूड भी है, इसमें डायरेक्शन भी है। और ये जो फोर्स होता है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करता है। ऑल्सो फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करता है। इसलिए क्या है, ये क्या है? फोर्स जो है वेक्टर है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। टेंसर क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड हो, जिसमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़े, लेकिन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो ना करे। मतलब अगर दो वेक्टर हैं तो ये रूल लगता है, लेकिन टेंसर में लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं लगता। तो टेंसर क्या है? लिख लीजिए। टेंसर क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन but not follow
but not follow law of vector addition is called टेंसर। इसमें मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन भी जरूरत है, लेकिन वेक्टर के नियम का, सदिश के नियम का पालन नहीं करती। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये 7 एम्पियर की करंट है और यहाँ की ये 3 एम्पियर, ये 3 एम्पियर है और ये 4 एम्पियर है। 3 और 4 यहाँ कितना आएगा, और ये मान लीजिए 90 डिग्री है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हम वेक्टर से निकालेंगे, कितना आएगा, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला वेक्टर इंटू दूसरा वेक्टर, और दोनों वेक्टर के बीच के एंगल